मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बेटा? मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बेटा? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? यस, नमस्ते बेटा, नमस्ते। सो वेरी कोल्ड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोल्ड गुड इवनिंग है ना, वहां पे तुम लोग मना कर देते हो, ठीक है। सो वेरी कोल्ड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सबको क्लियरली सब कुछ ऑडिबल है और बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल, मुझे पता है कि काफी लेट हो गया, काफी टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अब जो टाइम वेस्ट हो गया उसको सोचकर हम अपना और टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले क्या करवा देते हैं, सबसे पहले आपको क्विक रिकैप करा देते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या बताया था बेटा मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में? आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं वीबीटी को लेकर, ठीक है। वो वीबीटी वाले डाउट्स मैं क्लास के एंड में कंक्लूड कर दूंगी। जो भी डाउट्स हैं, क्लियर, जिस भी तरह के डाउट्स है, मैंने आपका चैट सेक्शन पढ़ लिया है, वो मैं आज सारे क्लियर कर दूंगी। राइट नाउ फोकस करना है बेटा एकदम क्लास पे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहीं और से क्वेश्चन आए ना आए, यहां से क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा। लास्ट का रिवीजन करवाते हैं, सब्र करो सब्र। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या थी बेटा? यहां पर हम लिगेंड और मेटल की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था यहां पर हमने पढ़ा था कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर शेयरिंग होती है, ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना ही ओवरलैपिंग होती है। तो होता क्या है, यहां पर हम लिगेंड और मेटल को पॉइंट चार्जेस मानकर चलते हैं, जिसमें मेटल को हम मानकर चलते हैं पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को हम मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज। और ये जो दो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर इनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि यहां पर होता क्या है इन एक्चुअल। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया था कि जो डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये डी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सेस वाले होते हैं, और बाकी 2 होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये दोनों डी ऑर्बिटल ऑन द एक्सेस वाले होते हैं। अब इस केस में होता क्या है, डी जनरेट का मतलब ही होता है कि जिनकी एनर्जी बराबर होती है, जिनकी एनर्जी एकदम बराबर होती है, वो 5 ऑर्बिटल। लेकिन जब एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, भाई लिगेंड खुद कैसा? नेगेटिवली चार्ज्ड। सेंट्रल मेटल एटम कैसा? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो वहां पे 2 तरीके के अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करते हैं। पहला, अगर अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, और अगर रिपल्सन डोमिनेंट होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इनिशियली अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हमने 2-3 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जो उनकी स्ट्रक्चर होती है उसी नाम से वो कॉम्प्लेक्स जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वीबीटी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए थे, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, उनके अकॉर्डिंगली हम जो हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग कराएंगे। प्रियांशु 5 से पेन ला कर देना एक बार, 5 to 6 पेन्स, पेन। तो अब सबसे पहले, ये तो एक ही है ना, ये ऊपर से आ गया एक एक्स्ट्रा। अब हम बात करने वाले हैं कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में।
तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में कि भाई डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है। हाँ जी बिल्कुल, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, ठीक है। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे होती है, अगर मैं मानकर चलूं कि ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, अगर ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके सराउंड में 6 लिगेंड्स होंगे, और वो 6 लिगेंड्स किस तरीके से होंगे बेटा, एक यहां पर होगा लिगेंड, 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 एक यहां पर होगा लिगेंड। और इस केस में ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम को इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। अब इस केस में मैंने क्या कहा था, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो उस टाइम पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो अपोजिट के बीच में जो होता है अट्रैक्शन, और वो जो लिगेंड है उस लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज होता है, उस लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उस सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको रिपेल करता है। और रिपल्जन की वजह से क्या होता है बेटा, रिपल्जन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर रिपल्जन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके से होती है बेटा, कि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है तो एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, और 4 लिगेंड सेम प्लेन में होते हैं, और ये लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा एक्स, वाई और जेड एक्सिस, आपने 3D में एक्सिस को पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपस में कितना एंगल पे होती है, 90 डिग्री। तो अगर हम, मैंने 4-5 बोले थे, ये तुम मार कर लेके आ रहे हो, स्टूडियो वाले ढूंढेंगे और फिर मैं ही फंसूंगी। देख लो बेटा, हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है किस तरीके से होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यार पेन ही चाहिए प्रियांशु, पतले पतले पेन होते हैं, मार्कर नहीं पकड़ा जा रहा है। ऊपर वाले कब, ऊपर वाले ऊपर मिल जाएंगे, कॉर्नर वाला जो रूम है ना उसी कबर्ड में, भाग कर जाओ, भाग कर आओ, जल्दी जाओ, ठीक है। साउंड फ्लक्चुएट हो रही है, अरे बेटा सुनाई दे रहा है ना क्लियर एकदम, सच सच बताओ, सच सच बताओ, सुनाई दे रहा है एकदम। वॉइस, यस बेटा सबर करो, अभी दिखवाते हैं वॉइस को, अभी दिखवाते हैं वॉइस को। दिक्कत आ रही है ना, अभी रुको देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में, अभी चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है बच्चों वॉइस में। दिक्कत क्या आ रही है बेटा बोलो। लास्ट में थोड़ी कम आती है, आवाज धीमी है बहुत, कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो सकती है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लो वॉइस आ रही है, एक बार आप देख ही लो यार, सुन के देख लो, एक बार लेक्चर सुन के देख लो यार। क्यों कमी है क्या पेन की, चलो ठीक है। वॉइस
अच्छे से रखो। अरे यार बच्चों, चेक करो एक बार जल्दी से, क्या सच में वॉइस की दिक्कत है या ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। अगर स्पैम कर रहे हैं तो बेटा क्लास से बाहर चले जाओ, तुमको पता ना तुम्हारे पेपर चल रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है जल्दी बताओ। एक बार बाहर जाके एयरफोन लगा के सुनो एक बार। देखो बेटा, ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये लीगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये लीगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये भी एक लीगेंड है, लीगेंड है, लीगेंड है, लीगेंड है। ये लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड के जो बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री। ये लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का जो एंगल है वो भी क्या है? 90 डिग्री। तो यहां से मैं ये बताना चाहती हूं कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बेटा ये मेरा हाथ बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस वजह से, बट आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम मतलब लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड, इनके बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री, और साथ के साथ जो लीगेंड होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जो जेड एक्सिस होती हैं ये भी आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान के चलो एक्स, वाई और जेड एक्सिस देख लेना, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को कहां से अप्रोच करता है बेटा? लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस से। ऑन द एक्सिस से अगर अप्रोच कर रहा है तो जब ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जो पांचों के पांचों बराबर एनर्जी में थे, तो इनिशियली जब लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया तो पहले पांचों की एनर्जी एक साथ इंक्रीज हुई, क्योंकि रिपल्जन डोमिनेंट था, पांचों की एनर्जी एक साथ इंक्रीज हुई। लेकिन फर्दर जब लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया तो रिपल्जन डोमिनेंट रहा। तो रिपल्जन किसने ज्यादा फील किया? उन डी ऑर्बिटल्स ने जो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। और ऑन द एक्सिस वाले दो डीजेनरेट हमारे पास ऑर्बिटल हुए, कौन से बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। वहीं पे जो बाकी तीन ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, कौन से बेटा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हुई और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स all the 6 ligands appear on same axis, same axis बोलो या on the axis, सारे के सारे ligands को देखो बेटा ध्यान से, सब on the axis present है। on the axis से क्या मतलब है मैम? on the axis से मतलब है बेटा इनका सबका आपस में एंगल 90 डिग्री है, और अगर सबका एंगल आपस में 90 डिग्री है तो हम x, y और z एक्सिस को कहीं पे भी रख दे, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस से ही अप्रोच कर रहा होगा। और अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस से ही अप्रोच कर रहा है तो एट लास्ट रिपल्जन भी कौन ज्यादा फील करेगा? ऑन द एक्सिस वाले फील करेंगे। और रिपल्जन भी ऑन द एक्सिस वाले ज्यादा अगर फील करेंगे तो एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी बेटा? कंपैरेटिवली ऑन द एक्सिस वालों की। और ऑन द एक्सिस वाले कौन से दो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ? इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो गई।
तो बेटा देखना ध्यान से किस तरीके से स्प्लिटिंग हुई। तो हमारे पास ये डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, क्लियर। ये डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है बेटा, हैविंग सिमिलर एनर्जी, जिनकी एनर्जी बराबर है। लेकिन जब लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया तो पहले तो पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी एकदम बराबर इंक्रीज हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में उन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज हुई, जो कहां लाए करते हैं बेटा, जो लाए करते हैं ऑन द एक्सिस। और यहां पर उन डी के 5 ऑर्बिटल्स की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो इनका नाम क्या आया बेटा, इनका नाम आया, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं बेटा EG, क्लियर। और इन ऑर्बिटल्स के यहां पे नाम क्या क्या है बेटा, इसका नाम हो गया DXY, इसका नाम हो गया DYZ और इसका नाम हो गया DZX। वहीं पे बेटा EG, ये कौन से दो ऑर्बिटल्स है बेटा, जो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, dx² y² एंड dz², क्लियर। तो इनकी क्या हो गई बेटा, स्प्लिटिंग। अब ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज tan dq। यहां पर d रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, और इन दोनों के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर। तो इनकी जो स्प्लिटिंग हुई, ये हमारे पास यहां पर जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। दैट मींस EG ऑर्बिटल्स, EG का फुल फॉर्म क्या है बेटा, EG का फुल फॉर्म है यहां पर इवनली जैरेड, इवनली जैरेड यानी कि इवनली सिमेट्रिक है। और यहां पर T2G का फुल फॉर्म क्या है बेटा, दैट इज ट्रिपली, ये 3 है और ये 3 अभी भी सिमेट्रिक हैं, इसलिए बोलते हैं ट्रिपली जैरेड। जैरेड का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज सिमेट्रिक। तो जब इनकी स्प्लिटिंग हुई बेटा, इनकी स्प्लिटिंग हुई तो ये जो EG ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, दैट इज 3/5 del O। ये डेल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/5 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज 2/5 del O। लेकिन अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये हो गया बिलो द प्लेन, ये हो गया अबव द प्लेन। अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये तो नेगेटिव में चलेगा। तो इस -2/5 del O को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं दैट इज 0.4 del O और इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.6 del O। तो पहले इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को फिर से ध्यान से सुनो बेटा, क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये D हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारे पास D के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो लिगेंड का जो नेगेटिव पार्ट है और सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्जन भी होता है, और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। रिपल्जन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इनिशियली क्या होता है, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी एकदम बराबर इंक्रीज होती है जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जहां पर लिगेंड ऑन द एक्सिस लाई करते हैं तो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है, और लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है तो ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल
कंपैरेटिवली ज्यादा रिपल्जन फील करते हैं। कंपैरेटिवली ज्यादा रिपल्जन फील करते हैं तो उनकी एनर्जी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और ऑन द एक्सिस वाले हमारे पास दो होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, जिनको अब हम Eg के नाम से जानते हैं। Eg का मतलब इवनली जैरेड। वहीं पे बेटा एनर्जी जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे थे उनकी कंपैरेटिवली कम होती है। कितने टाइम्स कम होती है? 2/5। और इनकी कितनी ज्यादा होती है? 3/5। तो ये क्या हुआ बेटा, यहां पर स्प्लिटिंग हुई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। सेम इसी तरीके से हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। सेम इसी तरीके से हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहां से करने वाले हैं। बेटा इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? -0.4। तो ये CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्मूला है बेटा? -0.4 इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g। ये T2g क्या है? हमारे पास ऑर्बिटल्स है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g प्लस ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 0.6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है मैम? बेटा पेयरिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आपके पास D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा ये हमारा ग्राउंड स्टेट माना जाता है और ये हायर स्टेट है, इसे हम एक्साइटेड स्टेट मानकर चलते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2g में भरे जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। और हम 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। तो T2g और Eg में एनर्जी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो किसकी एनर्जी कम है बेटा? T2g की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे बेटा? T2g में। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3। बट चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2g में जाएगा या Eg में जाएगा? ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से क्या मतलब है मैम? बेटा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, सुनना ध्यान से, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसकी टेंडेंसी होती है पेयरिंग करवाने की। तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2g में ही जाएगा। और अगर वीक लिगेंड हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। और Eg ऊपर है, यानी कि जब जब वीक लिगेंड होगा तब तब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैम? बेटा जब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए T2g में पेयरिंग ना करते हुए अगर चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है दैट मींस वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं पे बेटा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2g में ही जाएगा। 1 2 3 4। क्लियर? तो पेयरिंग हुई तो यहां पर ऐसा कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी T2g में भरा, वो फॉर्मेशन करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। और ये मैं क्या बोल गई उसे ध्यान से देखना बेटा। इस स्टेटमेंट से क्या लिखा हुआ है बेटा? पढ़ना ध्यान से। इफ del O इज लेस देन P। बेटा del O किसे रिप्रेजेंट करता है? del O रिप्रेजेंट करता है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और P किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखना बेटा ध्यान से क्या स्टेटमेंट है। इफ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक तो T2g में ही जाएगा। 1 2 3। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है एंटर्स वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल
किस में जाएगा, ऊपर वाले Eg ऑर्बिटल में जाएगा, गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन देगा बेटा, T2G3, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स फॉर विच, कहां पर बेटा, जहां पर CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम आएगी। और CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम कब आएगी, उन्हीं को हम बोलेंगे जहां पर हमारे पास वीक लिगेंड्स होंगे और वो फॉर्मेशन करेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। इस बात को समझना ध्यान से बेटा, रिपीट कर रही हूं, सुनना ध्यान से। डेल ओ रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और P रिप्रेजेंट कर रहा है पेयरिंग एनर्जी को। पेयरिंग एनर्जी बोले तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से भी कम है, यानी कि हम पेयरिंग नहीं करवा सकते, और पेयरिंग नहीं करवा सकते मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में नहीं जाएगा, Eg में जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या होगी, T2G3 Eg1। और ऐसा कब होगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक। क्योंकि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होता तो CFSE ज्यादा होती और पेयरिंग होती, लेकिन पेयरिंग ना हो पाई, चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में गया, ऊपर वाले में गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। और कब बना, जब लिगेंड कैसा था बेटा, वीक था। यानी कि जब जब हमारे पास पहला वाला केस होगा, तो पहले वाले केस में जब जब आपके पास वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्डर क्या होगा, वो सुन लो ध्यान से। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपका T2G है और ये आपका Eg है। तो अगर आपका पहला वाला केस है, पहला वाला केस क्या है बेटा, वीक लिगेंड है। क्या है बेटा, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा बेटा, हाई स्पिन। दैट मींस चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और इस केस में कब होगा ऐसा, जब हमारी CFSE पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने का ऑर्डर क्या होगा बेटा, देखना ध्यान से। पहला इलेक्ट्रॉन इधर भरोगे, दूसरा इधर भरोगे, तीसरा इधर भरोगे, यहां तक तो कोई शक नहीं है। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जब जब वीक लिगेंड होगा तो पहले ऊपर जाएगा, फोर्थ, फिर पांचवा इधर जाएगा, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10। सिंपल। यानी कि जब जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे, उसके सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जितने डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें T2G और Eg में भरोगे। लेकिन T2G और Eg में भरते टाइम ये ध्यान रखना, पहली बात कि ऑक्टाहेड्रल है तो पहले T2G फिर Eg आएगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन भरते टाइम ये जरूर चेक करना कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, अभी मैं बताऊंगी उसका डायग्राम कैसा होगा। और अगर लिगेंड वीक है तो चौथा लिगेंड ऊपर जाएगा। क्लियर। तो सेकेंड केस भी मैं आपको बना के बता देती हूं, पहले सेकेंड केस का स्टेटमेंट पढ़ो। इफ डेल O इज मोर देन P, डेल O क्या है बेटा, डेल O है हमारे पास दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। P क्या है बेटा, पेयरिंग एनर्जी। अगर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, दैट मींस हमारे पास टेंडेंसी है पेयरिंग करवाने की। और ऐसा कब होगा बेटा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, कैसे देखना। मान लो ये हमारे पास 5d जनरेट ऑर्बिटल्स हैं d के। क्लियर। इनकी स्प्लिटिंग तो वैसे ही रहेगी, कैसे बेटा, Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका क्या होगा बेटा, जब जब आपके पास कैसा लिगेंड होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऐसा, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इसे हम बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन भी लो एनर्जी वाले में ही जा रहा है। क्लियर। और क्या कंडीशन है, जब ऑक्टाहेड्रल CFSE ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा, देखना बेटा ध्यान से।
पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था ना, लेकिन जब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा चौथा भी नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी है पेयर होने की। तो यहाँ पर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। एक बार इसे ध्यान से देख लो, क्योंकि अब हम D1 से लेकर D10 तक स्प्लिटिंग इक्वेशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। ये आपको समझ आएगा, ये टेबल आपको याद होगी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी होगा। जल्दी से देख लो, ये जो बच्चे हैं ना, अंतरिक्ष हुआ, आदित्य हुमनानी हुए, सृष्टि संजीवनी हुए, ठीक है, इन बच्चों को मैं क्लियरली बोल दूं, बुरा मत मानना बेटा। पहली बात तो आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आज क्लास में ऑलरेडी बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है ना, 25 मिनट्स क्लास लेट स्टार्ट हुआ, बट मैं तो यहीं पे थी, राइट। थर्ड थिंग कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, 10 बार मैंने बोल दिया, कल भी मैंने क्लास से जाते जाते मोटिवेट किया था कि वी ऑल आर विद यू, बट आप क्या कर रहे हो, चैट चैट खेल रहे हो। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट? फिर कोसना अपने टीचर को, सुनना नहीं ध्यान से, मजाक चल रहा है यहां पे। जिनको क्लियर हो गया है 1 मिनट का टाइम दे रही हो बेटा, रिवाइज करो। हम D1 से लेकर D10 तक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे और CFSE भी कैलकुलेट करेंगे अभी, और तुम लोग मेरे साथ साथ करोगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है। देख लिया बेटा सबने? चलो बेटा, अब मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन, साथ के साथ स्प्लिटिंग इक्वेशन, और हम CFSE भी कैलकुलेट करेंगे। देखते जाओ बेटा ध्यान से, ठीक है, देखना बेटा ध्यान से, ये रहा, ठीक है। तो अब मैंने लिख लिया बेटा कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम देखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और उसमें देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे। उसके डी के इलेक्ट्रॉन को आपको T2GeG में भरना है। कैसे भरना है वो मैंने आपको भी बता दिया। क्या कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया, वो भर दोगे तो CFSE भी कैलकुलेट कर दोगे। देखना बेटा ध्यान से, आपके पास प्रेजेंट है क्या डी के ऑर्बिटल्स, तो यहां पे हमने लिख दिए डी ऑर्बिटल्स। फिर हम लिखेंगे क्या बेटा, फिर हम लिखेंगे वही जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे यहां पर हम बोलते हैं स्प्लिटिंग इक्वेशन। स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो कभी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आया D1, कभी आया D2, फिर आया D3, फिर जब D4 आएगा ना बेटा तो D4 की दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन बनेगा और अगर वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन बनेगा।
D5 में भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, हाई स्पिन, D5 की लो स्पिन, D6 की भी हाई स्पिन, D6 की भी लो स्पिन। क्लियर? उसके बाद बेटा लास्ट में D7, D8, D9, D10। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखते हैं। बेटा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेंट्रल मेटल एटम का जो भी करने के बाद जब डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो उसे किस में भरोगे? आ जाते हैं वापस, किस में भरोगे बेटा? पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं भरा जाएगा, हमने लिखा था ना 1, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा भी यहाँ, तीसरा भी यहाँ। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? T2G1 EG0। क्या होगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन? T2G1 EG0। और अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे बेटा? T2G2 EG0। क्लियर है? तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा अगेन T2G3 EG0। अब बात करते हैं D4 हाई स्पिन। हाई स्पिन के नाम से समझ जाना, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। क्लियर? कौन सा केस होगा? जब लिगेंड स्ट्रांग होगा, लिगेंड वीक होगा। लिगेंड वीक होगा तभी तो चौथा लिगेंड ऊपर गया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा हाई स्पिन वाले का? T2G3 EG1। क्लियर? अगर D4 लो स्पिन है, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में ही जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? T2G4 EG0। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन चैट बॉक्स में पूछो। अगर मुझे डाउट जेन्युइन लगा अभी आंसर करूंगी, नहीं लगा मैं चैट की तरफ देखूंगी भी नहीं। चलो बेटा पहले मुझे डाउट बता दो, अगर कोई हो तो, हो तभी बताना बेटा। नो डाउट पक्का? चलो अगर नो डाउट है तो बढ़ते हैं आगे। क्या हो जाएगा बेटा D5 हाई स्पिन का कॉन्फ़िगरेशन? आप बताओगे। अब आप बताओगे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन वाले का T2G3 EG2। इसका क्या हो जाएगा? T2G5 EG0। इसका क्या हो जाएगा? T2G4 EG2। ध्यान से देखो इस D6 हाई स्पिन को, 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरा? अगर हाई स्पिन वाला था तो कैसे था हाई स्पिन? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 5 इधर, छठवां इलेक्ट्रॉन तो वापस यही आया ना। और जब छठवां इलेक्ट्रॉन भी T2G में आया तो T2G में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हुए, और इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हुआ? T2G4 EG2। D6 लो स्पिन का क्या हो जाएगा? T2G6 EG0। चलो अब इनकी CFSE कैलकुलेट कर देते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था बेटा? क्या लिखा था हमने? बताओ जल्दी से, क्या फॉर्मूला लिखा था? -0.4 is multiplied by number of electrons in T2G plus 0.6 is multiplied by number of electrons in EG plus pairing energy। सिंपल, देख लो बेटा ध्यान से, सिंपल। अब हम इनकी पेयरिंग एनर्जी निकालते हैं। देखो बेटा कैसे आएगी? जिसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको भरते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, और यहां तो कोई पेयर ही नहीं है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE कितनी आ गई बेटा?
बताओ जल्दी से, -0.4 डेल ओ। सिंपल सिंपल। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, -0.4 इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.6 इज मल्टीप्लाई बाय 0। कितना आ गया बेटा? -0.8 डेल ओ। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आ गया बेटा? -1.2 डेल ओ। यस, नो पेयर मतलब जीरो पेयरिंग। यहां पर देखेंगे बेटा, कितना आएगा बेटा? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ गया बेटा? -1.2 प्लस 0.6, कितना आ गया? -0.6 डेल ओ। क्लियर एकदम? देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आया बेटा? कितना आया? -1.6 प्लस एक पेयर भी हो गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां गया? चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में गया तो एक पेयर बन गया, प्लस 1 पेयर। ये हो गई इसकी CF-SE। क्लियर? यहां देखेंगे बेटा, क्या लिखोगे? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 3 12, -1.2 प्लस 1.2, 0 CF-SE। क्लियर एकदम? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, D5 लो स्पिन, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आ गया बेटा? यहां से आ गया -2.0 प्लस 2 पेयर हो गए, तो 2 पेयरिंग एनर्जी, 2 पेयर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, कोनो बात नहीं, 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और 0.6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 4 16, -1.6 प्लस 1.2, -0.4 डेल ओ प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। यहां पे देखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आ गया बेटा? -2.4 डेल ओ प्लस 3 पेयर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन जल्दी से पूछ लो बेटा, अपनी लाइव क्लास का फायदा उठा लो, जल्दी पूछो बेटा। आंसर मैच कर लो अपने, कहां पे कोई गलती हो गई हो तो बता देना बेटा, गलती इंसान से ही होती है। पूछ लो बेटा। दो पेयर कैसे आए अभी बताती हूँ। और कोई डाउट? और कोई डाउट हो पूछो। सेकेंड लास्ट बताना है। अभी बताते हैं। देखना बड़ा ध्यान से क्या होता है। देखो, समोसा ढोकला नहीं खा रही, आज हमारे लिए क्या आया है? व्हाइट पास्ता आया है एंड स्प्रिंग रोल्स आए हैं। पूरा ध्यान रखा जाता है पीडब्ल्यू के टीचर्स का, तो अलग सा रौसम है,
पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स तो है ही ऑसम, है ना। चलो बेटा सुनो अब ध्यान से। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पेयरिंग एनर्जी समझ नहीं आई। कौन बात नहीं, समझ लो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या लिखा था यहाँ पे नालायकों, क्या लिखा था यहाँ पे, देखो इन्हें ध्यान से। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर T2G में भरा जाएगा तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसे हम एक पेयर नहीं बोल सकते? क्या हम उन्हें पेयर्स नहीं बोल सकते? बस जितने पेयर बन रहे हैं उतने पेयर लिखो प्लस P लिख दो, सिंपल सिंपल। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। मैंने क्या बोला? अगर चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में गया तो T2G 4 और मान लो Eg 0 है तो क्या लिखोगे? स्प्लिटिंग एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही लो फॉर्मूले से, प्लस ये देख लेना कि लिखने के बाद क्या कहीं पे पेयर तो नहीं। अगर कहीं पे पेयर है तो वो सारे पेयर्स काउंट करके लिखे जाएंगे। क्या समझ आया? अगर नहीं आया तो आगे वाले में समझा देती हूँ, अगर नहीं आया तो आगे वाले में समझा देती हूँ। आज बहुत सारा कवर करना था लेकिन ये टेक्निकल इशू ने हमारी क्लास को स्थगित कर दिया। ठीक है, देखना बेटा D7 कॉन्फ़िगरेशन इज कंटिन्यू। D7 में शायद हाई स्पिन लो स्पिन जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, डिफरेंट आ रहा है। देखना बेटा D7 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन। क्लियर? सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगी? हाँ बेटा बहुत इजी कर देंगे, और इजी कर देंगे। D में 7 इलेक्ट्रॉन है और जब जब D में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाई स्पिन वाला है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा? क्या आ जाएगा बेटा? T2G 5 Ag 2। और अगर D7 लो स्पिन है तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर, यही तो लिखवाया था। देख लो ध्यान से कि अगर लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा? देखना ध्यान से, T2G 6 Eg 1। अब जल्दी से दोनों की CFSE कैलकुलेट कर दो। तो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2। यहां पर बेटा -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 कितनी आ गई बेटा CFSE? 5 4 20 -2.0 प्लस 1.2 माइनस 0.48 डेल O प्लस पेयर कितने हैं बेटा? अगर T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर बन गए तो प्लस 2p। यहां पे देखना बेटा 6 4 24 माइनस 2.4 प्लस 0.6 दैट इज माइनस 1.8 डेल O प्लस पेयर कितने बने बेटा? कितने पेयर बने? प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। 3 पेयर बने ना, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा इसी तरीके से D8 का हो जाएगा, D8। तो अब D8 की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G 6 Eg 2। चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो यही आना है, तो इसके लिए D8 को हम एक ही लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन T2G 6 Eg 2। D9 T2G 6 Eg 3। D10 T2G 6 Eg 4। जल्दी से इन तीनों की CFSE कैलकुलेट करके बता दो ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया। बिल्कुल हलवा बना दो इसे। यस हलवा बन चुका है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, टॉपिक हलवा लगना चाहिए। जल्दी से इनकी CFSE कैलकुलेट कर दो। अभी तो कहानी शुरू हुई है, कल की क्लास में असली मजा आएगा। कल की क्लास फिजिक्स की मैं लूंगी बेटा, सर लीव पर है तो कल 5:15 बजे भी रेडी रहना, CFSE कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
जल्दी से कैलकुलेट कर दो बेटा। नहीं बेटा, इजी में भी पेयरिंग होगी तो सारे पेयर काउंट होंगे एक साथ। जल्दी से बता दो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन साथ के साथ उनका सीएफएससी कैलकुलेट करके। जिनको लग रहा है कि D8 में भी दो तरीके के होंगे, एक बार दोनों का लिख के देखो, सेम ही आएगा, लिख के देखो। देख लो बेटा ध्यान से, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो T2G6, तो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 6 4 24, -2.4 प्लस 1.2 -1.2 डेल ओ। पेयर्स कितने हैं बेटा 3 पेयर्स हैं। यहां पे देखना बेटा -2.4 प्लस 1.8, तो यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से कितना आ गया हमारे पास -0.6 डेल ओ। पेयर यहां पे कितने हैं बेटा, 3 पेयर तो T2G के हो गए, एक पेयर EG का हो गया, तो 4 पेयर। यहां पे देखना -2.4 प्लस 2.4, तो कितना आ गया बेटा, यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से आ गया 0, प्लस टोटल पेयर्स कितने हैं 5 पेयर्स। यही आंसर आया बेटा सबका, यही आंसर आया बेटा सबका। यहां से हम स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखना सीख गए, यहां से हम सीएफएससी कैलकुलेट करना सीख गए। अब मैं आपको जल्दी से टेट्राहेड्रल का भी बिल्कुल इसी तरह का है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बोर्ड की तरफ देखने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम रिप्रेजेंट करके बता रही हूं, आपको उस डायग्राम की तरफ देखना है। क्या देखना है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का होता है, देखना बेटा ध्यान से। देखना बेटा ध्यान से, कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो हाथ है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये जो पेन के कॉर्नर्स हैं ये है लीगेंड। बेटा टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बेटा 109.5 डिग्री। कितना होता है बेटा 109.5 डिग्री। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का जो एंगल है ये 109 डिग्री है। और बेटा हमारे जो एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे होते हैं आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो इस केस में यहां पर क्या होता है बेटा कि अगर ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, एक लीगेंड ये रहा, एक लीगेंड ये रहा, एक लीगेंड ये रहा,
और एक लिगेंड ये रहा। ये चारों लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्री। क्लियर? वहीं पे अगर मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस बना दूं तो वो तो आपस में 90 डिग्री पे होती है, तो मैंने बना दी एक्स वाई और जेड एक्सिस जो कि आपस में 90 डिग्री पे होती है। यानी कि यहां पर जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम को कहां से अप्रोच कर रहा है बेटा? लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस। पहले क्या हो रहा था बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खुद लिगेंड ही एक्सिस पे प्रेजेंट था। कैसे पता चला? हर लिगेंड का दूसरे लिगेंड के साथ एंगल 90 डिग्री था। दैट मींस लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड 90 डिग्री पे था और एक्स वाई जेड भी 90 डिग्री पे होते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। तो क्या होता है बेटा? डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डी जनरेट होते हैं, जिनकी एनर्जी बराबर होती है, इनिशियली क्या होता है? जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करना शुरू करता है, रिपल्सन होता है, पांचों की एनर्जी बराबर इंक्रीज होती है। लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जब वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो वो लिगेंड्स, वो ऑर्बिटल्स जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जहां से लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है, एनर्जी भी उन्हीं डी ऑर्बिटल्स की कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज होती है। और इन बिटवीन द वाले कितने होते हैं बेटा? इन बिटवीन द वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिनको अभी तक हम क्या कहते थे बेटा? T2G। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? T2 ऊपर पहुंच जाता है, E नीचे आ जाता है। लेकिन यहां पर हम G वर्ड यूज नहीं करते, जेरेड वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि इन 3 ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी जिसको हम बराबर मान के चल रहे हैं वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। क्यों बेटा? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को कौन सी इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच किया। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है बेटा? समझना ध्यान से। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स, क्लियर? अब ऊपर कौन पहुंच गया बेटा? ऊपर पहुंच गए T2G, T2G पहुंच गए ऊपर, और नीचे है E। क्योंकि अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अब एनर्जी ज्यादा उनकी होगी जो इन बिटवीन द एक्सिस है, क्योंकि लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को इन बिटवीन द एक्सिस। तो बिल्कुल सही का दिशान ने अपोजिट हो जाता है। क्लियर? तो ये वही हमारा बैरी सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी वही 10 DQ के बराबर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगेन T2 के साथ 0.4 चलेगा, तो अब 0.4 पॉजिटिव में आ गया, इसको डेल T लिखते हैं। T रिप्रेजेंट कर रहा है टेट्राहेड्रल को, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है CFSE को। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.6, क्योंकि बिलो द प्लेन है तो माइनस हो गया। ये हो गया E, ये हो गया T2। इजी, सब कुछ वैसा का वैसा है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, CFSE निकालो। यहां पर CFSE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा दैट डिस्टेंस कितना? -0.4। तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से हमने बना लिया जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल का बनाया था। तो यहां पर Ne क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल, इन E ऑर्बिटल। और यहां पर Nt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल। सेम इसी तरीके से बेटा जो हमारा ऑक्टाहेड्रल था वहां पर भी ये चीजें इसी तरीके से थी। किस तरीके से थी बेटा? ये देखना ध्यान से। यहाँ पर हमने जो CFSE का फॉर्मूला लिखा है, कहाँ पे लिखा है भाई? CFSE का फॉर्मूला ये रहा बेटा। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, कर देती हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है?
तो NEG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। एंड T2G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से यहां पर ये होता है। तो अब हम आ जाते हैं कहां पर, ये रहा हमारे पास CFSE। तो अब हमारे पास इसका CFSE का फॉर्मूला भी हो गया। तो अब आपको क्या करना है बेटा? सेम उसी तरीके से यहां पे d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है। d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के बाद यहां पे आपको लिखनी है स्प्लिटिंग इक्वेशन। स्प्लिटिंग इक्वेशन, स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है बेटा? CFSE कैलकुलेट कर। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, वापस लिख देती हूँ। -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब यहां पर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, आप क्या ये सब चीजें कर सकते हो? D1 D2, अब D3 में आ जाएगा हाई स्पिन लो स्पिन, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे। D4 हाई स्पिन, D4 लो स्पिन, D5 हाई स्पिन, D5 लो स्पिन। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम इसी तरीके से D6 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, D7, D8, D9, D10। क्या आपको ये समझ आया जो मैंने बोला? अगर मैं 2 एग्जाम्पल करा दूं, क्या गड़बड़ हो गया तन्मय जी? सूजल भी बोल रहे हैं, क्या गलत हो गया भाई? D3, D4, D5 क्या गलत हो गया? फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। देखते हैं जरा, नीचे कौन है? T2 है, ऊपर कौन है? E है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला वाकई में गलत हो गया। सही कर देते हैं बेटा, ये रो CFSE। क्या फॉर्मूला बनेगा? नीचे कौन आ गया बेटा? नीचे कौन आ गया? E ऑर्बिटल। तो -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 G नहीं आएगा, प्लस पेयरिंग एनर्जी। खुश? खुश हो गए? खुश एकदम? चलो बढ़े आगे, बढ़े। हाँ जी, ये लो लाइव स्लाइड। चलो बेटा CFSE कैलकुलेट करते हैं। 1 2 की मैं करवा देती हूँ, बाकी तो मैं होमवर्क दूंगी। ठीक है, बात करते हैं D1 की। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? अगर 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 हमारे पास सिंपल है तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा या ऊपर जाएगा, डिपेंड करता है हाई स्पिन है या लो स्पिन है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, पहला क्या होगा? E1 T2 0, इसका क्या हो जाएगा? E2 T2 0, इसका क्या हो जाएगा? हाई स्पिन यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो E2 T2 1, लो स्पिन होगा तो E3 T2 0, यहाँ पे हाई स्पिन E2 T2, यहाँ पर E, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे आया तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? E4 T2 0, यहाँ पर देखना D5 हाई स्पिन, तो 1 2 3 4 5, तो E3 E2 क्या हो जाएगा बेटा? E2 और T2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? E4 T2 1। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? फिर से बताती हूँ भाई, E के 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, T2 के 3 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, पहला तो E में ही जाएगा, कम एनर्जी है, दूसरा T2 में जाएगा। क्लियर? लेकिन E के 2 ऑर्बिटल भरने तो चाहिए, तभी तो T2 में जाएंगे। तो D1 D2 में तो मैम हमें कोई शक नहीं था। बात करते हैं D3 की। D3 अगर हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? E2 1 E2 2 T2 1।
और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ई में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E3T2 0, इसका E2T2। क्लियर, क्योंकि हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब नीचे का भरने के बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो E2T2। उसके बाद D4 लो स्पिन अगर हुआ तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पहले E को भरो, तो E4T2 0। D5 हाई स्पिन, तीसरा चौथा पांचवा ऊपर गया, E2T2 3। और D5 लो स्पिन, पहले नीचे वाला भरो, E4T2 1। अब इनकी CFSE निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगी बेटा CFSE, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, -0.6 इंटू 1 प्लस 0, यहाँ पे -0.6 इंटू 2 प्लस 0, क्या आ गया बेटा, -0.6 डेल टी। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, -1.2 डेल टी। डेल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल रिप्रेजेंट कर रहा है CFSE को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेट्राहाइड्रल को। क्लियर। नेक्स्ट बेटा यहां पर देखना बेटा, -0.6 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, -0.6 इंटू 2 प्लस दैट इज 0.4 इंटू 1। क्लियर, कितना आ गया बेटा, -1.2 प्लस 0.4 दैट इज -0.8 डेल टी। यहां पर देखना बेटा, -0.6 इंटू 3 प्लस 0, कितना आ गया, -1.8 डेल टी, और एक पेयर आ गया, E3 में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। यहां पर देखना बेटा, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2, तो यहां से कितना आ गया, -1.2 प्लस 0.8 -0.4 डेल टी। यहां पे देखना बेटा, -0.6 इंटू 4 प्लस 0, कितना आ गया बेटा, -2.4 डेल टी, प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी आ गई बेटा, 2 पेयर्स आ गए। यहां पे देखना बेटा, -0.6 इंटू 2 प्लस T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू 0.4, कितना आ गया, 6 2 12, 4 3 12, 0, और पेयर कितने आ गए, एक भी नहीं, तो इसकी CFSE आ गई 0। यहां पर देखना बेटा, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 1, कितना आ गया, -2.4 प्लस 0.4 दैट इज -0.2.0 डेल टी प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। क्या यहां तक सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये आपका होमवर्क है। क्लियर हुआ? ये आपका होमवर्क है। क्लियर? तो कल हम ये होमवर्क डिस्कस करेंगे और कल 5:15 बजे जो हमारी क्लास है उसमें हम CFSE की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, CFSE के फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, कल मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी जिसमें आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आप CFSE डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? रॉन्ग इन लास्ट स्लाइड, क्या गलत हो गया भाई, क्या गलत हो गया? -0.4 इंटू 6 4 -2.4 प्लस 0.4 दैट इज -2। क्या गलत हो गया लास्ट स्लाइड में भाई? ऑल क्लियर है भाई? चलो, तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे अब इस CFSE को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, कल हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ मिस्टेक हो गया होगा उससे हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आज काफी पढ़ाना था बट नहीं हो पाया क्योंकि नेट ने हमें परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, कल हम कवर कर लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू, थैंक यू।